नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। जो बजट आने वाला है, बजट के ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। इस चैनल पर एवरी सिंगल डे डेली न्यूज़ एनालिसिस करके एक प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है फाइनेंशियल एडवाइजर्स में। फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे मैं इसको प्रदर्शित करूँगा आपके सामने। बीमा को लेकर के आगामी बजट में सरकार 10 बदलाव लेके आ सकती है। वो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है 10 बदलाव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज एन इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, तो ये वीडियो इंश्योरेंस एजेंट अगर आप हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप पूरी वीडियो देखें क्योंकि यूट्यूब को ये बात पता चलनी चाहिए कि हमारा इंश्योरेंस एजेंट मुद्दों की बात देखता है, बकवास नहीं देखता है। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी आपको देता हूं, इस बात का चैलेंज देता हूं कि इसमें आपके फ़ायदे की बात की गई है। मैं सरकार से 10 उम्मीदें रख रहा हूं जो मुझे लगता है कि सरकार को इन 10 बदलावों को लेके आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम फटाफट बढ़ते हैं। हमने पहले ऑलरेडी कल मैंने 36 एलआईसी कॉम्बो के बारे में आपसे बात करी। उससे पहले मैंने आईआरडीए के जो 5 सख्त निर्देश थे, जो बदलावों के बारे में आईआरडीए ने बताया एजेंटों को क्या करना होगा, उस पर मैंने बात की। एलआईसी चेयरमैन का जो आइडिया जो है जीवन समर्थ को लेकर के, कारनी कंपनी के साथ में 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स को उन्होंने जो गिफ्ट दिया है इस तरीके से एम्पावर करने का, उसकी रियलिटी क्या है वो भी मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, और मैंने एक तरीके से सवाल भी खड़े किए हैं उस कंपनी के ऊपर जो 5700 लोगों का, विदेशी कंपनियों का एक हिस्सा, 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, कि सच में वो समर्थ बना पाएंगे हमें, इस बात का जो है एलआईसी चेयरमैन ने जो जवाब दिया है उस हिसाब से उनकी जो ओपिनियन है मैंने आपके साथ शेयर करी। आज मैं साझा करने आया हूँ आज 10 ऐसे बदलाव जो बहुत 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 ज़रूरी हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। एक अच्छे इंश्योरेंस एजेंट को सक्सेस करने के लिए, बीमा बाजार को अच्छे तरीके से रन करने के लिए, अगर भारत सरकार सच में 2047 तक हर घर में बीमा पहुंचाना चाहती है तो उन्हें हमारी ये 10 मांगें पूरी करनी चाहिए। मैं इसमें सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर एलआईसी के और बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस के और इस देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार से ये 10 मांग में रख रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ जायज़ लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं पिछले 1 डेढ़ घंटे से इस वीडियो के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें सरकार को अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशन के तौर पे बोलनी चाहिए। हो सकता है कि आप में से कोई भारत सरकार से ताल्लुक़ रखता हो और वहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँचा सकता हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, क्योंकि 23 तारीख का वो दिन है जब हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। 23 तारीख को आने वाला है अंतरिम बजट। इस डेट को आप याद रख लीजिएगा। तो मैं अपनी सरकार से कुछ उम्मीदें लगाए बैठा हूँ। आई होप ये उम्मीदें आप भी लगाए बैठे होंगे। वो अलग बात है कि आपने किसी को बताया या नहीं बताया, बट मैं आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराना चाहता हूँ। ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमारी हम सरकार से हम चाह रहे हैं यूनियन बजट 2024 में, और इस सरकार का ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इसमें सुने। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस सरकार ने अभी तक हमें निराश किया है। इंश्योरेंस सेक्टर को वो अप्रिशिएशन नहीं मिला है जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हमारे कस्टमर्स करते हैं, जो हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स करते हैं, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज डिज़र्व करती हैं। जो सपोर्ट वो गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ फैक्ट। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, मैं कभी गवर्नमेंट की बुराई अलग टॉपिक में करूँगा बट आज मैं 10 उम्मीदें लेके आया हूँ गवर्नमेंट से, क्योंकि बहुत टाइम नियर आ रहा है। आई डोंट नो गवर्नमेंट हमारी कितनी मांगें पूरी करेंगी नहीं करेंगी, बट ये बदलाव गवर्नमेंट ले सकती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यूनियन बजट 23 जुलाई को जो आ रहा है, रिड्यूस जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। ये सबसे पहले मेरी डिमांड है गवर्नमेंट से, आप लोगों का जो है तरफ से। मैं चाहता हूं कि इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस लोग करा रहे हैं, 18% जीएसटी। अगर आप विकसित देशों की बात करते हैं तो वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर में लगभग ज़ीरो टैक्स गवर्नमेंट लेती है। तो फिर हमारे देश में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हम इतना बड़ा टैक्स 18% हमारे लोगों को चुकाना पड़ता है इंश्योरेंस लेने के लिए, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत ही मतलब ये शर्मनाक है हमारे देश के लिए कि कोई देश की ऐसी सरकार है जो 18% हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर में टैक्स चार्ज कर रही है। ये तो एक प्रोडक्ट भी नहीं है एक तरीके से जिसको कंज्यूम किया जा रहा है, ये एक सर्विस है जो जो ज़रूरत पड़ने पर हमारे कस्टमर्स इसको अवेल करते हैं।
हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ इस बात पे कैंसिल हो जाती हैं कि कस्टमर को जब पता चलता है कि 18% मैं जीएसटी दे रहा हूँ, वो लेता ही नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति वो कहता है कि यार मैं अगर 10,000 रुपये या 1,00,000 रुपये प्रीमियम दे रहा हूँ तो 18,000 तो मैं तुम्हें फालतू में जीएसटी दे रहा हूँ। मैं जीएसटी क्यों दूँ? सरकार मेरे लिए क्या कर रही है? तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सरकार को जीएसटी कम से कम मतलब बढ़ाना चाहिए, सॉरी घटाना चाहिए। 18% बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इंश्योरेंस सारी कंपनियां इवन जीएसटी काउंसिल के पास जाके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भैया प्लीज़ इसको कम करिए। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट 5% जो है हेल्थ इंश्योरेंस में अपना रखे, जो जो टैक्स जीएसटी है, और अभी 18 है। अब देखते हैं कि वो 18 से 5 करने की हिम्मत है इस सरकार में या नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरा ध्यान से देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, आपके भले के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम हो, गवर्नमेंट इंश्योरेंस एडवाइजर्स की भलाई के लिए डिसीजन ले, तो आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। कोई ऐसी वीडियो नहीं बना रहा, आपके किसी ट्रेनर ने इस टाइप की बातें नहीं की है, मैं जानता हूँ, बट मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इसमें प्लीज़ मुझे आपका साथ चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सेकेंड पॉइंट है, जनरल इंश्योरेंस में भी 18% जीएसटी हमारे कस्टमर से चार्ज किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा 18% जीएसटी है। इसमें मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको प्लीज़ कम करके एटलीस्ट 5% किया जाए। 5 नहीं तो कम से कम 7 या 8% आप कर दें, लेकिन 18% एब्सोल्युटली इट इज़ मोर देन बियॉन्ड लिमिट है ये एक तरीके से। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, इंक्रीज लिमिट ऑफ एटीडी एग्जिम्पशन फ्रॉम 25,000 प्लस 5,000 टू एटलीस्ट 50,000। एटीडी क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो जब आप कोई अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, उसमें जो है एटीडी का जो एग्जिम्पशन हम लेते हैं 25,000 रुपये का। बाकी जो एक्स्ट्रा जो जैसे मेडिकल डिवाइसेस वगैरह ले ली, उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो 5,000 का एक्स्ट्रा लेकर के 30,000 ले सकते हैं। तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस सब लोगों की अप्रोच में रहे, उसमें उनको एग्जिम्पशन लिमिट मिले। ठीक है, प्रीमियम थोड़ा कम हो हेल्थ इंश्योरेंस का, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि हर व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस कराए आज के डेट में। तो इसके लिए जो जो टैक्स की लिमिट है 80D के अंतर्गत में, उसको प्लीज़ थोड़ा बढ़ाइए। बहुत कम रखा है आपने 25,000 रुपये, कम से कम 50,000 रुपये उसको करिए, ताकि लोग थोड़ा एग्जिम्पशन उसमें बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है, ये मेरी थर्ड रिक्वायरमेंट है। फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारी एक्सपेक्टेशन ये है अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वो ये है कि इंक्रीज लिमिट ऑफ आयुष्मान भारत कवर एटलीस्ट फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख। और एज भी, अभी एज में ये है कि 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को हम आयुष्मान पॉलिसी दे ही नहीं सकते। भारत जो आयुष्मान पॉलिसी है, जो सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो हम नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? आई डोंट नो वाई। क्या हमारे सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस डिजर्व नहीं करते? तो सरकार की क्या मंशा थी कि उन्होंने 70 साल से ऊपर के लोगों को ये देना उचित नहीं समझा, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं को होती है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार 70 साल के एज क्राइटेरिया को हटा दे, मैक्सिमम एज लिमिट की कोई लिमिट वहाँ पर ना रखे। और सबसे बड़ी बात, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, अगर हम क्रिटिकल इलनेस की बात करते हैं, कैंसर जैसी चीज़ें, आप मुझे बताओ 5 लाख रुपए में ट्रीटमेंट करा पाएगा क्या कोई सीनियर सिटीजन? और सीनियर सिटीजन ही छोड़िए, जिसने भी आयुष्मान भारत कवर लिया हुआ है, पॉलिसी गवर्नमेंट कार्ड बनाया हुआ है, क्या 5 लाख रुपए से क्रिटिकल इलनेस कवर उसको बेनिफिट मिल पाएगा? नहीं। तो इसको कम से कम 10 लाख करना चाहिए, और उसका सम एश्योर्ड 10 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए मार्केट डिप हो सकता है, उनको जो है एक तरीके से कस्टमर ये ऑब्जेक्शन दे सकता है कि मेरे पास ऑलरेडी 10 लाख का आयुष्मान कवर है, तो मैं आपसे पॉलिसी क्यों लूँ? उसके बारे में कभी विस्तार में बात करूँगा। फिर भी हमारी पॉलिसी स्टैंड अलोन पॉलिसी उसको लेनी चाहिए, उसके लिए बाद में बताऊँगा। पाँचवीं मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, इसमें लिमिट, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक साथ उसमें बता दी है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो है हमारे गवर्नमेंट की, उसमें मैं बात कर रहा हूँ 5 लाख से 10 लाख जो है उसमें लिमिट बढ़ा देनी चाहिए। छठी रिक्वेस्ट मेरी यह है गवर्नमेंट से, जो बदलाव उनको लेके आना चाहिए इस बजट में, वो है सेक्शन 80C के अंतर्गत में, सेक्शन 80C के अंतर्गत में लिमिट जो है प्लीज़ बढ़ाइए। सेक्शन 80C के अंतर्गत हम 1.5 लाख रुपए की टैक्स जो है उसमें बचाते हैं, उसको बढ़ाइए, उसको कम से कम 5 लाख कर दीजिए। जैसे आप 5 लाख करेंगे, इस बहाने भी हमें बहुत सारी नई पॉलिसीज़ करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, लोग टैक्स के लिए भी कई बार जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कराते हैं, उसमें 80C का जो इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है हमारे को, खास करके इसी टाइम पर और मार्च अप्रैल के टाइम पर। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसा कुछ करे कि 80C की लिमिट बढ़ा दे, जिससे हमें बिजनेस करना थोड़ा और आसान हो जाए टैक्स पेयर्स लोगों के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में टीडीएस जो
अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र की मांग रख रहा हूँ यहाँ पे। एक इंश्योरेंस एजेंट होने के नाते जब मेरा कमीशन का स्टेटमेंट आता है तो उसमें 5% हर कमीशन से मेरा पैसा काटा जाता है, जो कि टीडीएस सेक्शन 194D के अंतर्गत में एलआईसी काटती है, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी। कमीशन इनकम जो हमारी होती है उसमें से 5% डिडक्शन होता ही होता है। आप अपना कमीशन बिल उठा के देखिए, अगर आप टोटल अमाउंट आपको जो क्रेडिट हुआ उसमें से 5% आप निकाल दीजिए, वही अमाउंट एलआईसी हर बार आपके कमीशन से काट रही होती है। तो ऐसा क्यों है? मैं इतनी मेहनत से अब अगर आपका ये यहाँ पर तर्क है कि सरकार कैसे चलेगी, उसको टैक्स चाहिए। सरकार के पास बहुत तरीके हैं यार पैसे कमाने के। मैं 100 लोगों को बीमा की बात करता हूँ और उसके बाद 5 लोग बीमा लेते हैं, उसमें भी आप मेरा 5% टैक्स अलग से काट लेते हो। ठीक है, तो मेरा जो कमीशन हुआ, मान लो मैंने 15% कमाया, 15% कंपनी ने दिया, 5% आपने काट लिया, मेरे हाथ में 10% आया, 7% महंगाई खा गई, 7 बचा मेरे हाथ में। तो मैं क्या ही उससे कर पाऊंगा? आप ध्यान से समझिए, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो 7th पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात पे आपने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट से, ठीक है। 94D के अंतर्गत में हमारा जो टीडीएस है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। हम इतनी मेहनत करते हैं मार्केट में, इतने लोगों को हम प्लान समझाते हैं, उसके बाद कितने लोग पॉलिसी कराते हैं। आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए। उसके बावजूद जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग नियम लेके आ रही हैं। आईआरडीए ने पता नहीं क्यों ये छूट उनको दे दी कि अपने हिसाब से कमीशन स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद में 5% टीडीएस और उल्टा हमारे कमीशन से काटा जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। इस पे बुद्धिजीवी लोग अपनी राय मुझे दे सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जहाँ तक मेरी सूझबूझ है वो मैंने आपको बता दी। मेरी राय गलत भी हो सकती है, ये मेरी राय है। अगर आप सहमत नहीं हैं, आपके पास कोई और विचार हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप कमेंट में आइए, मेरा पर्सनल नंबर अभी शेयर कर दूंगा, मुझसे बात करिए, ठीक है। 8th पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, रिमूव टैक्स फ्रॉम मैच्योरिटी फॉर प्रीमियम 5 लाख। एटलीस्ट आप लिमिट तो बढ़ा दीजिए। अब इस बात से ध्यान से समझिए, जिस दिन से गवर्नमेंट ने पिछले साल 5 लाख की लिमिट फिक्स कर दी थी, मतलब 5 लाख के अमाउंट से ज़्यादा ऊपर अगर कोई सालाना प्रीमियम दे रहा है एलआईसी में, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसको जो मिलने वाली मैच्योरिटी होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब करना क्या चाहते हो आप, कहना क्या चाहते हो। क्या आप लोगों को पहले तो गवर्नमेंट को मोटिवेट करना चाहिए कि आप हमारी एलआईसी से पॉलिसी लीजिए, आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी देंगे हम। उल्टा आपने एक लिमिट कैप कर दी। जो एचएनआई सेगमेंट होगा, जो भर भर के प्रीमियम दे रहा था, उसने हाथ पीछे कर लिए। जो एचएनआई सेक्टर में काम करते हैं, जरा इंश्योरेंस एजेंट प्लीज़ मुझे बताइए, आपको इस डिसीजन से नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ? अब आप बहुत सो कॉल ट्रेनर्स के थ्रू आपको ये चीज़ बताई गई हो कि इसको अनकैश करिए, अनकैश करिए। किया होगा आपने अनकैश उस टाइम पे, मैं ये नहीं कह रहा। डरा करके कस्टमर को एक फेयर दिखा करके, फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट चीज़ दिखा करके आपने उसको अनकैश किया होगा। लेकिन अब आप ज़रा बताइए, अब आप किसी के पास जाइए और उसको बताइए कि सर 5 लाख से ऊपर का जो आपका अमाउंट होगा प्रीमियम का, और जो मैच्योरिटी मिलेगी आपको उस पॉलिसी में, वो टैक्सेबल मैच्योरिटी होगी। सेक्शन 1010D के अंतर्गत टैक्स फ्री मैच्योरिटी नहीं मिलेगी उसको। तो ये मैच्योरिटी टैक्स फ्री कर दीजिए प्लीज़ आप। अगर आप टैक्स फ्री नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप एटलीस्ट उसकी लिमिट तो बढ़ा दीजिए, 10 लाख कर दीजिए, 15 लाख कर दीजिए। तो एटलीस्ट कस्टमर एक अच्छा प्रीमियम हमारे को दे पाएगा, हमारा इनकम बढ़ेगा, कस्टमर को भी वहाँ तक टैक्स फ्री मैच्योरिटी हम दे पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सरकार की तरफ से हो सकता है, क्योंकि हम सब एचएनआई सेक्टर में जाना चाहते हैं कल को, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट आई डोंट नो वाई उनका क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रही है। एलआईसी को आपने डाइल्यूट कर दिया। एलआईसी जैसी कंपनी, मैं मतलब मेरे विचार से मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ। आप मेरे ओपिनियन से सहमत या असहमत हो सकते हैं, मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता। मेरी जो सूझबूझ है उस हिसाब से, मैं जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस हिसाब से मुझे लगता है कि एलआईसी का आईपीओ लेके आने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने डिसइन्वेस्टमेंट करना ही था, किसी और चीज़ का करते आप। जो देश की कंपनी है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, आपको इतना साल में इतना बड़ा अमाउंट आपको जो है दान स्वरूप देती है, अपना जो है एक बड़ा हिस्सा आपको देश चलाने के लिए एलआईसी देती है। देश में कोई भी कंपनी बंद हो रही होती है, कोई बैंक डूब रहा होता है, कोई कुछ भी, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना होना होता है, आप कटोरा लेकर के हमारे एलआईसी के पास में आ जाते हो, ठीक है, और हम भर भर के आपको पैसा देते हैं। लेकिन जब बात आती है उसको सपोर्ट करने की, आपने उसको बेचने पर आ गए आप मुझे बताइए, मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से एक बात पूछता हूँ, भाई आपके घर में अगर कोई दिक्कत आ गई, आपके घर में कोई विपदा आ गई है, तो क्या आप अपने घर के भाड़े बर्तन बेच करके घर का खर्चा चलाओगे? आप अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करोगे ना यार, आप ऑप्शन देखोगे, आप दूसरे सोर्स ऑफ इनकम ढूंढोगे। भैया आप अपने घर के भाड़े बर्तन क्यों बेच रहे हो?
आपने मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल देख लिया ना। फ्री भी जो ये लोग बांट रहे थे, जब जियो आया था उस टाइम पे 6 महीने, इन्होंने 3 महीने डिक्लेयर किया फ्री में आपको डेटा प्रोवाइड किया। इंश्योरेंस, सॉरी, इंडिया में टेलीकॉम क्षेत्र में क्रांति लेके आ गए हमारे क्या बोलते मोटा भाई और उसके बाद में उनने असली गेम तो अब खेला है। अनंत अंबानी की शादी कर रहे हैं, कल को 12 तारीख को शादी है। 100 प्राइवेट जेट उसने अरेंज किए हैं कि मैं विदेशों से जो लोग हैं गेस्ट उनको लेके आ रहा हूँ, और 3 फैल्कॉन विमान वो लेके आएंगे, जिसमें 150 200 जो है वीआईपी गेस्ट को लेके आएंगे। उसकी शादी का खर्चा पता नहीं कितने हजार करोड़, 35 या 50 हजार करोड़ के आसपास आ रहा है। और इतने चालाक ये लोग, इन्होंने पहले हमें फ्री में जियो की आदत लगाई, हमें आदत लगा दी उस चीज़ की, डेटा कंज्यूम करने की आदत लगा दी। जब हम उसके आदी हो गए, उसके बाद धीरे धीरे पैसा चार्ज करना, अब तो इन्होंने 25% अमाउंट बढ़ा दिया। पूरी शादी का खर्चा मेरी और आपकी जेब से मुकेश अंबानी जी ले रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। बीएसएनएल को सरकार ने बैंकरप्ट कर दिया एक प्राइवेट आदमी को सपोर्ट करने के लिए, वहीं पे प्राइवेट में एलआईसी को भी देने के लिए। अब आप सोचिए, एलआईसी अभी केवल कितने परसेंट डाइल्यूशन हुआ है, बहुत कम, 3 3 साढ़े 3%। जिस दिन, और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, स्टॉक मार्केट में अगर कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उसको विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम 25% हिस्सेदारी डाइल्यूट करनी होती है। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आपको ये बात नहीं पता, तो एक दिन आएगा जिस दिन एलआईसी 25% प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएगी। एलआईसी के ऊपर जो बोनस रेट है वो और ज़्यादा कम होने के जो है रिस्क बढ़ेगा। वैसे ऑलरेडी इतना कम बोनस है हमारे पास में जो हम कस्टमर्स को दे पा रहे हैं। हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते अगर हम रिटर्न की बात करते हैं। ठीक है, मैं अभी उस एंगल से बात नहीं कर रहा, मैं रिटर्न की बात कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बट एक नॉर्मल इंसान तो रिटर्न भी देखता है ना, वो कहता है यार यार इतना तो महंगाई खा जाएगी मेरे रिटर्न को। तो कुल मिलाकर के एलआईसी को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए था। और भी बहुत तरीके थे गवर्नमेंट के पास में, आई डोंट नो वाई क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया गया। दिस इज माई वेरी हम्बल रिक्वेस्ट नॉट टू प्राइवेटाइज पीएसयूज। देश के धरोहर हैं पीएसयूज। हमारे देश की जीडीपी को आगे ले जाने के लिए पीएसयूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप एयरपोर्ट प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे हैं, आप कोयला खदानें प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे हैं, आपने रेल प्राइवेट लोगों को दे दी। आप करना क्या चाहते हैं भैया? आप तो झूला उठा करके चल देंगे, आप तो फकीर आदमी हैं। 140-50 करोड़ की जनता क्या प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट्स के हाथ में दब के रहेगी? आप सोचिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेरी इस गवर्नमेंट से उम्मीदें हैं कि आप प्लीज़, भले ही आई डोंट नो आपका लास्ट बजट है क्या है, उसके बाद में आप बजट लेके आने की स्थिति में होंगे नहीं होंगे मैं नहीं जानता, बट मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें, इसकी इंपॉर्टेंस समझें, इसके दूरदर्शी जो परिणाम हो सकते हैं। एलआईसी का मार्केट शेयर ऑलरेडी प्राइवेट इंश्योरेंसों में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं, नो डाउट। हमने प्रीमियम में उनको अभी भी अपना दबदबा बना के रखा हुआ है, वो हमारी लेगेसी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए, एवरी सिंगल डे हमारा मार्केट शेयर खा रहे हैं भैया प्राइवेट वाले, और उनको खाना ही चाहिए। क्योंकि एलआईसी ने कभी अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ट्रेनिंग तो दी नहीं। सो कॉल फ्रॉड ट्रेनर्स हमसे पैसा लेके चले जाते हैं, हमको कोर्स ऑन करने के टाइम पे तो बहुत कॉल करते हैं, उसके बाद कभी कॉल नहीं करते। तो हमारा एम्पावरमेंट करने की आपको अब समझ आई है, जब जब आपने 39 लाख पता नहीं कितने लाख इंश्योरेंस एजेंट बनाए, जब आपसे संभले नहीं गए, वो सब इधर उधर चले गए। आपके पास 13-14 लाख इंश्योरेंस एजेंट बचे हैं, उसमें से भी 90% इंश्योरेंस एलआईसी एजेंट पार्ट टाइम काम कर रहे बेचारे। आपको उनकी अब समझ में आ रही है। और वो भी आपने एक विदेशी कंपनी 5700 लोगों की टीम को 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स का भविष्य तय करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए डिसीजन लिया है। वाह। तो 10वीं लास्ट एक्सपेक्टेशन है, कंपोजिट लाइसेंस फॉर ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज दे दीजिए आप। अगर आप कंपोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस दे देंगे तो एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस बेच पाएगी, जनरल इंश्योरेंस भी बेच पाएगी। मेरे को एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर एक ही कंपनी में मैं अपने सारे कस्टमर्स की हर नीड को फुलफिल कर पाऊंगा, ऐसी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। अब एक कंपनी एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस करेगी, एक हेल्थ इंश्योरेंस करेगी, एक जनरल इंश्योरेंस करेगी, एक मरीन इंश्योरेंस करेगी, एक फायर इंश्योरेंस करेगी, एक मैरिज इंश्योरेंस करेगी। वो दिन वहां पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मामला। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में अभी तक डेवलप हुआ ही नहीं है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में इतना ज़्यादा काम है। हमारे पास में 10,000 लोगों के बीच में एक बेड की व्यवस्था है, जबकि 3 बेड नॉर्मल चाहिए थे। तो हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर काम करना हमें बाकी है। कोई बातें नहीं बता रहा है ऐसी, बस आप लोग भी ये चाहते हैं कि कोई बस पॉलिसी बेचना बता दे। भैया अंदर की बातें करना शुरू करिए, दूरदर्शी बातें करिए। आज से 2 साल बाद एलआईसी प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे देश के ऊपर में,
जियो जब जीरो अमाउंट पे जब फ्री में सिम लेके आया था, आपने उस टाइम नहीं सोचा था कि कल को हमारे को कंगाल करने की स्कीम भी लेके आएगा, कल को हमें लूटने की स्कीम भी लेके आएगा। आज लेके आ गया ना। उस टाइम पे आपने बीएसएनएल को छोड़ा, आईआईडी अपने नॉर्मल टेलीकॉम कंपनी को छोड़ के आपने बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया। अब भरिए 25% एक्स्ट्रा भरिए, और उसको देख करके एयरटेल ने भी पैसे बढ़ा दिया, वीआई ने भी पैसे बढ़ा दिया, और मार्केट में कोई बोलने वाला है नहीं। भाई सरकार की आपकी ट्राई की इतनी बड़ी पकड़ अगर होती तो इनको रोकते ना। एक बार में 25% अमाउंट उन्होंने बढ़ा दिया, उसको देखा देखी दूसरे ने बढ़ा दिया। तो सोचिए एक नॉर्मल मेरे जैसे व्यक्ति, छोटे आदमी, गांव में रहने वाले व्यक्ति की जेब से 25% हर महीने, अब उसको आदत लग चुकी है इंटरनेट पे वीडियो देखने की, वो तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो इसके दूरदर्शी परिणाम ये हैं, हमारे देश में जो पूंजीपति लोग हैं इनकी हाथों में प्राइवेटाइजेशन, हमारे पीएसयूज को भैया मत दीजिए, ये कल को खा जाएंगे। हर चीज़ जब आप बेचने लगेंगे, हर चीज़ में आप, मैं जानता हूँ कि सरकारी लोग कामचोर भी होते हैं कई बार में, वो सिर्फ कामचोरी करने के लिए, बैठने के लिए, मजे लेने के लिए सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। अभी एक आईएएस ऑफिसर का न्यूज़ आपने देखा होगा साउथ में, कि वो कितनी करप्ट निकली है, उसके ऊपर कितने गंभीर आरोप हैं। मैं ये चीज़ मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन आप एक बार ये भी तो देखिए, आप हर चीज़ प्राइवेट को अगर आप दे दोगे तो कल को जब आपके पास में चीज़ें नहीं रहेंगी, आपका डिसीजन पावर नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा फिर। तो ये मेरे 10 एक्सपेक्टेशंस थी, आई होप आपको इंपॉर्टेंट लगी होंगी। अगर आपको लगता है कि मेरी मांग जायज़ हैं तो प्लीज़ आप अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैंने आपके लिए ई बुक भी बनाई है जिसमें 36 पोस्टर्स मैंने बनाए हैं, कॉम्बो बनाए हैं एलआईसी की प्लान्स के, अमृत बाल तक की सारी पॉलिसी दी हैं। स्टैंडर्ड ई बुक भी है जिसमें आपके ब्रांडिंग नहीं होगी, बट अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे करके बढ़िया पोस्टर चाहिए आपके नाम के साथ में, आपके ब्रांडिंग के साथ में, आप वीडियो के लिंक से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी के अभी, और ऐसा कुछ आपको दिखेगा यहाँ पर। और इस वीडियो में आपकी क्या राय है, आप फीडबैक करके वीडियो फीडबैक मुझे भेजें, मैं आपका वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पर, ताकि आपको भी लोग जाने, आपको पहचाने, आपकी क्या राय है। सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूं आप, ये मेरा जो चैनल है ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये परिवार है 33-34 हज़ार लोगों का, इंश्योरेंस एडवाइजर्स का। मैं आपकी मांगें आगे रखने की कोशिश कर रहा हूं। कल को एलआईसी में कोई चीज़ गलत हो रही होगी, अभी मैं बहुत जल्दी एलआईसी के स्टाफ के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं कि उनका जो बिहेवियर है एलआईसी एजेंटों के लिए वो क्या है, उसकी रियलिटी मैं आपको बताने वाला हूं, एलआईसी को बताने वाला हूं। तो उसमें देखेंगे एलआईसी का क्या रिएक्शन आता है। तो मैं आपकी हर उस चीज़ को एलआईसी के सामने प्रदर्शित करूंगा जो आप चाहते हैं। ये कुछ मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। एवरी सिंगल डे मैं रात को 9 से 10 बजे के बीच में लाइव आता हूँ। कल 11:30 बजे में फ्री हुआ, बट मैं लाइव आया और मैंने मदद प्रेजेंटेशन आपके सामने मैं लेके आया, उसकी ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको भेज रहा हूँ। ये कुछ वीडियोज़ हैं, आप देखना। रात के 12 बजे मैं एक पोल करता हूँ अपने चैनल पे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आप एक अच्छे एडवाइज़र हैं, आप जानकारी रखते नहीं रखते, वहाँ पे आप एक सवाल का जवाब दें जिसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट मेरे पास होंगे मैं आपको देता रहूँगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने किसी चीज़ में आपके दिल को ठेस पहुँचाई हो, आपके विचार मेरे विचार से सहमत आप ना हो तो अपने विचार मुझे ज़रूर रखें, आपके विचारों का स्वागत होगा। और इवन मैं कोशिश करूँगा आपके विचारों को मैं इस वीडियो के माध्यम से हर देश के हर इंश्योरेंस एडवाइज़र तक लेके जाऊँ। तो इस कोशिश में आप मेरा साथ दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।